Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history, chapter 7, changing culture tradition part 4th. So we are in page number 157 कि साइंस एंड फिलॉसफी का अर्ब कंट्रीब्यूशन कैसे रहा. तो मच ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक एंड रोमन्स हैड बीन फेमिलियर टू मॉन्क्स एंड क्लर्जी मैन थ्रू द मिडिल ऑफ एजेस. तो हम ये भी मान सकते कि पूरे मध्यकाल में जैसे कि न्यू राइटिंग्स थी जो कि ग्रीक रोमन्स ने लिखी थी, इनके मॉन्क्स ने लिखी थी, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित थी मिडिल एजेस में. बट दे हैड नॉट मेड दीज वाइडली नोन. तो लोग ज़्यादा इन राइटिंग्स को नहीं जानते थे, इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था. तो 14वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि अनेक विद्वानों ने, जैसे कि यहाँ पर आ गए थे प्लेटो, एरिस्टोलेटे, तो इन्होंने इन ग्रंथों के अनुवाद और पढ़ना शुरू किया. इसके लिए वे अपने विद्वानों की जितनी भी उनके पास ट्रांसलेटर्स थे, आर ट्रांसलेटर्स हु हैड बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसलेटेड एशियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो उन जिन्होंने अनुवाद निकाले और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, पांडुलिपियाँ, तो इनका संरक्षण और अनुवाद बिल्कुल सही सही करने में तो उपयोग करा. तो जैसे प्लेटो वॉज एल्फेटिम एलिस्ट्रोलो एरिस्टू इन अरबिक. तो जैसे अरबी भाषा में प्लेटो का नेम होता है अफलातून, और एक तरीके से हम कह सकते हैं एरिस्ट्रियोल का होता है अरस्तु. तो जबकि एक और यूरोप में विद्वान यूनानी ग्रंथों में अरबी अनुवादों के अध्ययन हो रहे थे, पर ये अपने ट्रांसलेटर्स खुद लेके आए थे. तो while some European scholars read Greek and Arab translation, the Greek translated work of Arabic and Persian scholar for further transmission to the other European. तो these were work on natural science. तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों को ट्रांसलेट करा अरबी में, जैसे कि हम बोल सकते हैं नेचुरल साइंस मतलब प्राकृतिक विज्ञान मान सकते हैं हम इसको. और दूसरी चीज़ इन्होंने ट्रांसलेट करी मैथमेटिक्स, गणित, एस्ट्रोनॉमी, तो खगोल विज्ञान या हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं इसको. मेडिसन मतलब औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री. तो ये लाइन लिखी है पॉलेमी एगेंस टू वर्क ऑन एटोमनी रिटर्निंग इन ग्रीक बिफोर 140 CE एंड लेटर ट्रांसलेटेड इन अरबिक. तो जितना भी हम जानते हैं भाषाओं का उपवाद उल्लेखन जो यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे वह संबंध दर्शाता है. तो एक तरीके से हम देख सकते डेवलपमेंट हुआ. तो among the Muslim writers who were regarded as men of wisdom in the Italian world, Ibsina, Alvinian in Latin 980 to 1037. तो मुसलमान लेखक जिन्हें हम अलवावादी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, वह अरबी में हकीम माने गए और मध्य एशिया में बुखार के दर्शनीय थे. तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं आयुर्वेद विज्ञान और ये सारी जो चीज़ें ये ट्रांसलेट इन्होंने ही करी. जैसे अरब फिजिशियंस थे, फिलोसफर्स ऑफ बुरखारा इन सेंट्रल एशिया, अल रदीज ऑथर ऑफ मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया. तो ये भी एक तरीके से नए तरीके से विकास में योगदान दे रहे थे अपनी लेखिका के तौर पे. धर्म स्थल कानून बनाने के तौर पे आयुर्वेद के ज्ञान में एक रिलीजियस बिलीव लेके आ रहे थे. तो ये भी बहुत बड़ा पार्ट एंड पार्सल प्ले कर रहे थे. तो जितने भी अगर हम कहते हैं क्रिश्चियन थिंकर्स ह्यूमैनिस्ट रीच आउट टू द पीपल इन वेरियस वेज, तो जितने भी मानव अधिकार के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे, लोगों को परिचय करा रहे थे, चाहे वो डोमिनेटेड बाय लॉ मतलब कानून, या मेडिसन हो आयुर्वेद विज्ञान, या हम कह सकते हैं धर्म के बारे में हो थियोलॉजी में दबदबा बनाने के लिए. तो ये विषय बहुत इम्पॉर्टेंट थे, ज़रूरी थे और लोगों के लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए. फिर इसके बाद हम देखते हैं नया टॉपिक है यह आपकी बुक का आर्टिशियंस एंड रियलिज्म. तो आर्टिशियन मतलब कलाकार और रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद. तो फॉर्मल एजुकेशन वॉज नॉट द ओनली वे through which humanists shaped the minds of the ages. Art, architecture, and books were wonderfully effective in transmitting humanist ideas.
तो कलाओं के लोगों के विचार के आधार पे दोनों के साधन में मानववादियों के लिए केवल एक तरीके से औपचारिक शिक्षा नहीं थी, बल्कि कला, वास्तुकला, ग्रंथों में मानवतावीर विचार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो आर्ट, जिसको हम कहते हैं कला, चित्रण, आर्किटेक्चर, अध्ययन करने का एक बहुत बड़ा तरीका, बुक्स व वंडरफुली इफेक्टिव इन ट्रांसलेटिंग द आर्ट। तो इन्होंने क्या लिखा? आर्ट इज एम्बेडेड इन नेचर, ही हु कैन एक्सट्रैक्ट इट हैज इट। Moreover, you may demonstrate much of your work by geometry. The more close you work abides by the life is in form. So which the better will appear. No man shall ever be able to make a beautiful figure out of its own. तो कला प्रकृति से रची बसी होती है, और जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृतियों से अपनी कृतियाँ जितनी जुड़ी होती हैं, उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता, जब तक उसने अपने मन को जीवित और प्रतिछवि को ना भर लिया हो। तो देखो कितनी प्यारी लाइन इन्होंने लिखी है। ये है एल्बर्ट ड्यूरर, 1471 से 1528। फिर this sketch of Durer praying hands give a sense of Italian culture in the 16th century, when people was deeply religious but also had a sense of confidence in man's ability to achieve near perfection and unravel the mysteries of the world and the universe. Artists were inspired by the studying work of the past. The material remains in the Roman culture which sought with us much excitement as an ancient text. 1,000 years after the fall of Rome, fragments of art were discovered in the ruins of ancient Rome that bathed the deserted cities. तो इन्होंने क्या देखा कि 16 सेंचुरी में जो भी इस्लामीवाद संस्कृति का अभ्यास करता था, जब जहाँ के लोग, उनका रूप धार्मिक था, परंतु उनके मनुष्य की योग्यता पर भरोसा नहीं था कि वह एक एक सी ही चीज़ बना पाएंगे, दुनिया में ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा सकेंगे। तो एक तरीके का उन्होंने ये परफेक्शन नॉन परफेक्शन पे ये एक पहलू डाला है। तो आर्टिस्ट तो इंस्पायर होते थे अपनी स्टडीज़ और अपने वर्क को देख के, जो पास्ट का उनका वर्क था उसको देख के इंस्पायर हो रहे थे। और जो मटेरियल रिमेन्स जो ह्यूमन कल्चर, रोमन कल्चर में यहाँ पर थे, वो एक तरीके से एक्साइट कर रहा था आर्टिस्ट को कि इनके बारे में और जाने। तो जितने भी एशियन टेक्स्ट हैं, प्राचीन ग्रंथ तो 1,000 years आफ्टर जब रोम फॉल हो चुका था, पर उसकी फ्रेगनेंस या खुशबू जो उसकी आर्ट, लिटरेचर या कल्पनाक वस्तुओं में थी, वो कभी नहीं गई। तो इन लोगों ने क्या करा, इसको पढ़ना चालू करा, डिस्कवर करा, जो दफन हो गया था रोम से, आर्टिशन से वो मूर्तियाँ निकाली, वो चीज़ें निकाली, एडमिनिस्ट्रेशन से उनको डिज़ाइन करना, पढ़ना, और वो मूर्ति ऐसी क्यों बनाई गई, उसके पीछे की कहानी, उसको जानना, शब्दावली करना उन्होंने स्टार्ट करा। और इसको परफेक्टली देखना इसलिए चालू करना ज़रूरी था, टू नो द कल्चर ऑफ रोम, कि ऐसा क्या था यहाँ पर आर्टिशंस के कल्चर में। फिर हम देखते 1460 में डॉलहेटो आए, तो इनने भी मूर्ति यहाँ बनाना चालू करा और इन्होंने स्केचेस बनाने चालू करे। तो जो भी इनने क्या करा था, डॉरेटो ने, जो एक साइंटिस्ट था, वो बोन के स्ट्रक्चर्स बनाता था, तो उनके साथ लेबोरेटरी में जाके मेडिकल स्कूल में अध्ययन करा कि बोन के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर से उन्होंने मूर्तियाँ बनाना चालू करी, जो बोन स्ट्रक्चर में मटेरियल यूज़ होता था उससे, और उन मूर्तियों में एक तरीके से जीवित यातना दे दी। ये बहुत बड़ा एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा था आर्ट स्क्रप्चर्स में, कि अब मूर्तिकारी भी जीवित सी लगने लगे ह्यूमन बॉडी में। ये है हैंड्स, इनके बारे में
बात कर रहे थे कि मॉडर्न हैंड्स कैसे होंगे। और ये देखो एक बहुत प्यारी सी ये फोटो है, ये द पैटिया है। माइकलोले ने डिपिक्ट बनाई है मैरी होल्डिंग द बॉडी ऑफ जीसस। मतलब मैरी जो जीसस की माँ थी, वो अपने बेटे की देखो बॉडी ऐसे होल्ड कर रही है। तो ये जो हम बात कर रहे थे अभी बोन स्ट्रक्चर की, तो जो कि डॉलेनेटो ने सीखा था साइंटिस्ट से बनाना, तो उन्होंने ये पोर्ट्रेट एक स्कल्पचर बनाया उस समय। तो ये भी बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप है, इमोशनल है और बहुत डीप एनालिसिस के बाद बनाया गया है। तो दिस पोर्ट्रेट ऑफ द लियोनार्डो दा विंसी, तो फोटो तो इसमें अभी दिख नहीं रही है, एक है ये लाइन। This portrait of Leonardo da Vinci in 1450 to 1519 has an amazing range and interest from botany in the antagony of the mathematics and art. He painted Mona Lisa, the Last Supper, one of the dreams was able to fly. He spent years observing birds in flight, designing विंसी। तो एक बहुत बड़े यहाँ पर एक और आर्टिस्ट की बात हो रही है जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंसी। तो उन्होंने भी बहुत आश्चर्यचकित अपनी कला बनाई थी। यहाँ पर फ्लाइंग मशीन डिज़ाइन करी थी, मोनालिसा का पोर्ट्रेचर बनाया था, लास्ट सपर तो उसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हुए थे। तो जितने भी चित्रकार थे, उन्होंने अपने नमूनों के तौर पे प्राचीन कृतियाँ नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने कुछ नया इन्वेंशन भी करा। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में ज्योमेट्री यूज़ करी, पर्सपेक्टिव्स यूज़ करे, 3 डायमेंशनल चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट करी, और पेंटिंग को एक अलग रूप, एक नया चित्रण, नए रंग भरने का, नई चित्रकला, नए तरीके का पोर्ट्रेचर बनाने का एक नया दे दिया। ये एक तरीके से हमें बताते हैं एंटोनमी, जो कि शरीर विज्ञान हम कह सकते हैं, ज्योमेट्री रेखा गणित, या हम कह सकते हैं फिजिक्स भौतिक, या एक स्ट्रॉन्ग सेंस है जो ब्यूटीफुल होता है इटालियन आर्ट का। तो ये भी एक तरीके से रियलिज्म में हम देखते हैं कि कैसे कला को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आर्टिस्ट ने अपनी पूरी यहाँ पर ताकत लगा दी थी, और उन्होंने एक तरीके से अपना पूरा इम्पोर्टेंस, चाहे वो एक तरीके से हम देखें चाइनीज़ या पर्शियन आर्ट हो, या मंगोलियन आर्ट हो, इटालियन आर्ट हो, तो ये सब एक तरीके से रियलिज्म के तौर पे आगे बढ़ रहे थे, और एक नया अ, दृश्य को या कल्पना को एक नया जागृत रूप दे रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। बहुत ज़्यादा जानने की इसमें ज़रूरत थी, और लोग इसको एक नए दृष्टिकोण, एक नए माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि कैसे आर्टिस्ट ने रियलिज्म के पार्ट को आगे जाना, उसको पहचाना और आगे इस पे काम किया। इसके आगे नया टॉपिक आता है आर्किटेक्चर, जिसको हम कहते हैं वास्तुकला। तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं।